Very good afternoon, everyone. Welcome to lecture number 20 of CA Foundation Fast Track Batch Business Economics. New chapter to start. बच्चा प्लीज इधर. यूनिट 3 चैप्टर 3 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और लेंदी भी है थोड़ा सा. प्रोडक्शन एंड कॉस्ट दोनों लेंदी है, उसके बाद बहुत छोटे छोटे से चैप्टर है. ठीक है, चलो पहले प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है. नॉर्मली इन लेमैन्स लैंग्वेज प्रोडक्शन का मतलब कुछ बनना है ना. या हम बोलें कि प्रोडक्शन का मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना है. दिस इज प्रोडक्शन. ठीक है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो दिस डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट. ओके, सिर्फ रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में बदलने से वो प्रोडक्शन नहीं कहलाती. ओके, दिस इज ऑल्सो ओके. ये नहीं बोल रही हूँ ये गलत है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है. रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में बदलो, देन वो वाला जो फिनिश्ड गुड बन रहा है जिसकी प्रोडक्शन हो रही है उसकी आपके लिए कोई ना कोई यूटिलिटी होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि प्रोडक्शन है. अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो डूइंग प्रोडक्शन. एक और चीज क्लियर कर दूं, प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स की नहीं होती है, टेंजिबल चीजों की नहीं होती है. प्रोडक्शन गुड्स की भी होती है एंड सर्विसेज की भी होती है. अभी मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब मैं भी अभी प्रोडक्शन ही कर रही हूँ. ओके, आप अभी हमारे लिए रॉ मटेरियल हो. ओके, और आपको हम पढ़ा के आपको फिनिश्ड गुड में बदलेंगे, आपको सीए बनाएंगे. ठीक है, तो तब आप बिल्कुल फिनिश्ड गुड बन जाओगे, तैयार हो जाओगे. ठीक है, आपकी यूटिलिटी होगी पूरे देश को, मतलब प्रोडक्शन हुई है. ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कि यार स्कूल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, पढ़ाई हर स्कूल में हो रही है लेकिन क्वालिटी नहीं है. ओके, तो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड में तो बदल रहा है लेकिन यूटिलिटी नहीं है, तो मतलब प्रोडक्शन नहीं हुई ना, असल में तो प्रोडक्शन नहीं हुई. ओके, सिमिलर अगर हम यहाँ पे बात करें, मैं अभी आपको प्रोडक्शन, आपके लिए प्रोडक्शन कर रही हूँ सर्विस की. आप अभी इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए बैठे हो इन पर्टिकुलर दिस क्लास. ओके, मैं आपको यहाँ पे साइंस पढ़ाने लग जाऊँ और मैं बोलूँ यार मैं तो पढ़ा रही हूँ ना, मैं तो कुछ ना कुछ बोल रही हूँ ना. ये नहीं होता कि हाँ सामने वाला बंदा कुछ कर रहा है तो हो ही रही है प्रोडक्शन, लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ उसकी आपके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, साइंस सब्जेक्ट की आपके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, तो इसको माना जाएगा कि प्रोडक्शन नहीं है. ठीक है, दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड, प्रोडक्शन हम तब मानते हैं जब कोई मनी मोटिव के लिए की जाए. अब घर पे मैं अपने बेटे को पढ़ाऊं, ठीक है, अब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तो बदल रहा है और यूटिलिटी भी है, लेकिन वो मनी मोटिव के लिए नहीं है ना. ठीक है, दैट इज ड्यू टू लव एंड अफेक्शन, दैट इज ऑल्सो नॉट प्रोडक्शन. प्रोडक्शन आप देखो मैम ऐसा क्यों है कि उसको हम प्रोडक्शन में क्यों नहीं काउंट करते. आपने नेशनल इनकम पढ़ी हुई है, ठीक है, नेशनल इनकम में हम सिर्फ जो चीजें बिकती हैं या जिसकी कुछ वैल्यू है हम वही लेते हैं. जीडीपी, एमपी या जीएफसी जो भी आप लेते हो, जीडीपी, एफसी वगैरह कुछ भी आप एग्रीगेट लेते हो, हमने उसमें ना पर्टिकुलरली एक चीज पढ़ी थी कि जो सेल्फ कंजम्पशन की सर्विसेज हैं उसकी वैल्यू ऐड नहीं होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी बहुत मुश्किल है, मेजरमेंट की प्रॉब्लम है. सिमिलर यहाँ पे भी यही है, जो भी आप प्रोडक्शन ड्यू टू लव एंड अफेक्शन करते हो दैट इज नॉट प्रोडक्शन, उसको प्रोडक्शन में काउंट नहीं करते. क्लियर? ओके, देन अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन देखो, इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आर डन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विद अ व्यू टू अर्न मनी, और ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज. दोनों तीनों चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं. ओके, प्रोडक्शन का मतलब है जो यूटिलिटी ऐड करे नेचुरल रिसोर्सेज को. नेचुरल रिसोर्स क्या है, आपके पास लैंड है, दिस इज नेचुरल रिसोर्स. भगवान ने आपको जमीन दी है, लैंड दी है, आप खुद तो लैंड ग्रो नहीं करते हो, लेकिन लैंड की कोई यूटिलिटी नहीं है अगर वो एज इट इज खाली पड़ी रहे. अगर आपको उसकी यूटिलिटी क्रिएट करनी है तो आपको उस जमीन के ऊपर काम करना पड़ेगा. यस और नो? ठीक है, इट मीन्स प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जब आप कुछ यूटिलिटी क्रिएट करते हो, किसमें, कोई नेचुरल रिसोर्स में. ओके, देन फॉर गेनिंग ग्रेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देम बाय चेंजिंग. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगला यहाँ से शुरू हो रहा है. हम कहते हैं कि जो यूटिलिटी हमारे अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन है दैट इज ओनली कि कोई किसी की फॉर्म चेंज कर दे, जैसे लक्कड़ को बेंच में बना दे, ठीक है, या कोई क्लोथ को कोई सूट में कन्वर्ट कर दे, हम मानते हैं कि ये फॉर्म चेंज हुई है चीज की, दिस इज ओनली प्रोडक्शन. नो, बहुत सारी और चीजों को भी प्रोडक्शन कहते हैं. मैं एग्जांपल्स देती हूँ आपको. सैंड है, वो पड़ी है आपकी सी के पास, ठीक है, वहां पे क्या है, वेस्ट उड़ रही है, लोगों को तंग कर रही है, ठीक है, उसका वहां पे कोई यूज नहीं है, लेकिन हमने उसकी प्लेस चेंज की
हम उसको वहां पे लेके गए जहां पे उसका यूज है, जहां पे घरों में वो यूज हो सके, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, वहां पे यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। इट मीन चीज तो वही थी, चीज तो वही है, सैंड है, सोयल है, ठीक है, लेकिन हमने उसकी यूटिलिटी क्रिएट करवाई बाय चेंजिंग इट्स प्लेस। तो ये प्लेस यूटिलिटी। जब आप किसी चीज की फॉर्म चेंज करते हो, शेप चेंज करते हो, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। कि आप यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म, उसके स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, लक्कड़ है उसको बेंच में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद और देखो, टाइम यूटिलिटी भी होती है। टाइम यूटिलिटी कैसे, अब हमारे पास हमारी विंटर्स खत्म हुई, ठीक है, आपने उन विंटर क्लोथ्स को स्टोर कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि हर बार आप विंटर जब भी आती है तो न्यू क्लोथ्स खरीदते हो, इतने तो आपके हमारे मेरे अभी हस्बैंड नहीं दिलवाते, आपके मम्मी पापा नहीं दिलवाते होंगे, ठीक है। पुराने स्टॉक को ही कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, यस और नो, ठीक है, ठीक है यार, दो चार चीजें नहीं आ जाती हैं हर बार, ओके। तो अब आपने क्या किया, आपने उन वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी को क्रिएट किया है बाय स्टोरिंग इट। आपको अगले विंटर्स में वो यूज करें होगा, आपको कैसे, आपने उसको स्टोर किया, दिस इज टाइम यूटिलिटी। एसी, एसी में ऐसा थोड़ी है हर समर जब आती है न्यू एसी लगवाते हैं हम, ठीक है। विंटर जब खत्म होती है एसी के ऊपर कवर चढ़वा के सर्विस करवा के रख देते हैं, दिस इज टाइम यूटिलिटी। आप किसी चीज की मेंटेनेंस कर रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो, ताकि वो टाइम पे आने पे यूज करे। अम्ब्रेलास को ले लो, कोई भी चीज को ले लो, ठीक है, ये वही चीजें लिखी हुई है। फर्स्ट वन, फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स को चेंज किया। सेकंड क्या है, प्लेस को चेंज किया। एक्सट्रैक्शन की अर्थ में से, अब देखो यार, अर्थ के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे, ठीक है, यूजफुल चीजें होती हैं, आप एक्सट्रैक्शन करते हो तब उसकी ज्यादा यूटिलिटी बढ़ जाती है, ओके। ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वेयर दे गिव लिटिल यूटिलिटी टू द प्लेस वेयर देयर यूटिलिटी इज मोर। जैसे कि मैंने अभी आपको सैंड की एग्जांपल दी है, अगर वो रिवर के पास पड़ी थी तो उसकी यूटिलिटी नहीं थी, आपने उसको वहां पे ट्रांसफर किया जहां पे उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, ओके। मेकिंग अवेलेबल मटेरियल एट टाइम व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल, उस टाइम पे कोल्ड स्टोरेज, है ना। अब क्या है, पहले होता था कि विंटर्स की वेजिटेबल्स अलग होती थी, समर्स की अलग होती थी, अब तो पूरा साल सब्जी आती है यार, जौन सी मर्जी लेते रहो, क्यों, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, वो स्टोर करते हैं आपके लिए, उस टाइम पे आपको चीज प्रोवाइड करने के लिए जिस टाइम पे नॉर्मली ना मिले, तो वो भी तो यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं ना यार, ठीक है। वो स्टोरेज के भी तो पैसे ऐड होते हैं उसमें, मनी मोटिव है स्टोरेज करने का भी, यूटिलिटी क्रिएट करने का भी। ऑल दीज थिंग्स जितनी भी मैं अभी बात कर रही हूँ, चाहे वो प्लेस है, टाइम है, फॉर्म है, कुछ भी है, ये सारी की सारी आपकी प्रोडक्शन ही कहलाती है, ओके मैम। देन it should be noted that production process need not necessarily involve conversion of physical input into physical output। समझ में आया, प्रोडक्शन का मतलब हमेशा कोई ऐसा चीज बनना नहीं है कि जो दिखे। अब मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो दिख थोड़ी रहा है यार, आप उसको सिर्फ फील कर पा रहे हो, आप उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। कोई मेरे पास फिजिकल इनपुट भी नहीं है, इनपुट क्या है, मेरी नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है, मेरे बोलने की स्किल्स, ओके, या जो भी मैंने पढ़ा हुआ है पहले, मैं वो डिलीवर कर रही हूँ, दैट इज माई इनपुट, ओके। दिख तो नहीं रहा, दैट इज नॉट फिजिकल इनपुट। और जो मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट फिजिकल। कहीं आके कुछ बन के खड़ा थोड़ी हो रहा है कि हाँ मैम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे कोई चीज स्ट्रक्चर बन के खड़ा हो जाएगा। तो इट मीन्स प्रोडक्शन डजंट मीन्स कन्वर्जन ऑफ फिजिकल इनपुट इनटू फिजिकल आउटपुट। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी है क्या, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, ओके। But production does not include work done within a household by anyone out of love and affection। इसके ऊपर अब क्वेश्चन कैसे आता है, ये जो जितना भी अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है कि प्रोडक्शन को बनाने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उसमें से नीचे दी हुई ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है या कौन सा है, ठीक है। तो नहीं है में क्या है कि फिजिकल इनपुट टू फिजिकल आउटपुट होना जरूरी नहीं है। कौन सा होना चाहिए, कौन सा मनी मोटिव होना चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो लव एंड अफेक्शन की तरफ से हो रहा है वो प्रोडक्शन नहीं है, बात खत्म। बस इतने में से यही वाला क्वेश्चन बनता है, ओके मैम। अब आ जाता है अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बच्चे आता है। वी ऑल नो वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, सबको पता है। सबसे पहले तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, कोई ऐसी चीज है, अरे यार लैंड, लेबर, कैपिटल, शुरू हो जाते हो तुम लोग तो। मैं पूछ रही हूँ क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, ओके। ये करने से पहले ना एक छोटी सी और आपको नॉलेज दे दूं, जितने हमारे ना इनपुट्स होते हैं वो 2 तरीके में डिवाइड होते हैं, ठीक है। मे बी याद हो या ना याद हो, यहाँ पे लिखा नहीं गया लेकिन ये पता होना चाहिए, यस सही हो बच्चे आप। वन इज फैक्ट
इनपुट, अदर इज मैम याद नहीं है, नॉन फैक्टर इनपुट। अब ये क्या है, ये तो सबने पढ़ा हुआ है, ये कोई कोई पढ़ता है, ठीक है। अब इसमें मतलब समझो, फैक्टर इनपुट का मतलब वो इनपुट जो फैक्टर्स है, वो इनपुट जो फैक्टर्स हैं, जो आपको प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और फैक्टर इनपुट वो हैं विच डोंट चेंज, फिल करोगे इसको, देयर, फिल इन द ब्लैंक, विच डोंट चेंज देयर फॉर्म, अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, वो लेबर है। अब मैं लेबर हूँ इस टाइम पे, आपके लिए प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको चेंज कर रही हूँ, मैं खुद तो नहीं चेंज हो रही, ठीक है। ओके, कैपिटल है, ये आपके लिए ये रूम यूज हो रहा है, ये प्रोजेक्टर यूज हो रहा है, ये सारे डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, दीज आर कैपिटल। ओके, कैपिटल डज नॉट मीन ओनली पैसे ना, बताया हुआ है मैंने, अभी क्लियर करूंगी मैं दोबारा। तो कैपिटल है, ये क्या रूम अपने आप को चेंज कर रहा है आपको प्रोडक्शन करते हुए, दिस इज फैक्टर इनपुट। और फैक्टर इनपुट में आते हैं लैंड, लेबर जो आप पढ़ते हो 4 के 4, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हमारी मैनेजमेंट है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो अपनी फॉर्म तो नहीं चेंज कर रही, ठीक है। अब ये जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ये किसके ऊपर काम करते हैं, ये किसके ऊपर काम करते हैं ताकि कोई चीज को चेंज, रॉ मटेरियल के ऊपर काम करते हैं। लैंड भी रॉ मटेरियल के ऊपर काम करती है, लेबर भी रॉ मटेरियल के ऊपर काम करती है, कैपिटल भी रॉ मटेरियल के ऊपर। जैसे अगर यार मैं बात करूं, आपको एग्जांपल दूं कि कोई ये बेंच मेकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, वो लक्कड़ लेके आती है, ठीक है, एक फैक्ट्री बनी हुई है, ठीक है, ओके, वहां पे लेबर काम करती है, पैसे लगे हुए, एक एंटरप्रेन्योर है। वो चारों फैक्टर्स मिलके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये बताओ, वो लक्कड़ को बेंच में या किसी और फर्नीचर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर खुद तो नहीं चेंज हो रहे ना, वो तो किसी और को चेंज करने के लिए बने हैं। तो जो खुद चेंज नहीं होते हैं, दे आर फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट का मतलब समझो, पहले इस वर्ड का मतलब समझो। इनपुट तो है, रॉ मटेरियल के बिना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर करेगा क्या, इनपुट तो है लेकिन फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल अगर यहाँ पे आके आप आके बैठ जाओ, यू आर रॉ मटेरियल राइट नाउ, ठीक है, आप अपने आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक बाकी के फैक्टर्स आप पे काम नहीं करेंगे, यस और नो, ठीक है। तो आप इनपुट तो हो लेकिन आप फैक्टर नहीं हो, आपके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, आप एक पैसिव फैक्टर हो। पैसिव समझते हो, जो खुद कुछ नहीं कर पाता, उसको काम करवाना पड़ता है, ठीक है। तो नॉन फैक्टर इनपुट में सिर्फ एक ही एग्जांपल आती है हमेशा, इसकी कोई और एग्जांपल नहीं है, दैट इज रॉ मटेरियल। एंड नॉन फैक्टर इनपुट वो फैक्टर इनपुट है दैट चेंज इट्स फॉर्म। ये दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट तो बहुत कम जगह पे ये लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, समझ में आया दोनों में, ठीक है। अब आपको जो पॉइंट पढ़ना है दैट इज दिस, व्हाट इज फैक्टर इनपुट। आप जितना पढ़ रहे हो वो फैक्टर इनपुट के बारे में पढ़ रहे हो, क्योंकि रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं है, फैक्टर इनपुट है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने में कौन कौन से फैक्टर हमें हेल्प करते हैं, वी ऑल नो कि 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेकिन जो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है दैट इज रिगार्डिंग इट्स फीचर्स, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना टॉपिक को, यहाँ से फीचर तो एक ना एक तो पक्का आएगा, ठीक है। लैंड क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, पता है हमें, ठीक है, मतलब नेचुरल रिसोर्स है। लैंड की सप्लाई, इसके ऊपर में क्वेश्चन आता है ये वाला, आपके शायद मॉड्यूल में भी है ये, स्टडी मॉड्यूल में भी, इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ लैंड, क्या मतलब है, इंडिया का जितना एरिया है, ठीक है, हम जब भी ज्योग्राफी पढ़ते थे तो बताया जाता ना, इतने स्क्वायर किलोमीटर इतना इंडिया का एरिया है, जितना हमें अलॉटेड है, क्या हम कुछ भी करके अपने इंडिया की जमीन को ग्रो कर सकते हैं, जितनी भगवान ने हमें दे दी उतनी रहेगी ना, हम उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं टेक्नोलॉजी को चेंज करके, लेकिन हम लैंड को नहीं बढ़ा सकते। अब मैं इस रूम को खींच के बड़ा नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ लैंड, ओके, इमोबाइल है, इमोबाइल का मतलब आप इस रूम को उठा के कहीं और नहीं लेके जा सकते। मोबाइल का मतलब क्या होता है, जहां मर्जी चले जाओ, ठीक है। इमोबाइल का मतलब क्या है, ट्रांसफर नहीं हो सकता, सीधी सी बात, ओके। पैसिव, ये अगर बिल्डिंग है या ये लैंड है, अगर ऐसे ही ये पड़ी रहे, सालों साल ही ऐसी पड़ी रहेगी, ये खुद कुछ नहीं करके देगी, तो
पैसिव का मतलब जो खुद काम नहीं कर सकता, जिसके ऊपर काम करवाना पड़ता है, ठीक है, पैसिव। ऐसे इसको ना कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, पैसिव का उल्टा क्या होता है? एक्टिव का मतलब मैं एक्टिव और मैं खुद काम कर सकती हूँ, ठीक है, पैसिव का मतलब नहीं काम कर सकता, बात खत्म, ऐसे याद रखना है। ओके मैम। देन डिफरेंट फर्टिलिटी, डिफरेंट फर्टिलिटी का मतलब जमीन तो बहुत सारी है लेकिन हर जगह पे वैल्यू अलग होती है ना, ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक एरिया की फर्टिलिटी अलग है। आप ये नहीं बोल सकते कि लैंड इज होमोजीनियस, जहां भी जाओगे एक ही तरीके का आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, ऐसा नहीं है। इट इज डिफर इन फर्टिलिटी, ओके, दैट इज, इट इज हेट्रोजीनियस। इम्पेरिशेबल का मतलब ये जमीन यहाँ पड़ी रहेगी, क्या ये कभी रोटन होगी, गलेगी? नहीं ना, इम्पेरिशेबल, सालों साल ऐसी पड़ी रहेगी, बात खत्म। दीज आर योर फीचर्स ऑफ लैंड। लेबर पे आ जाओ। लेबर एक एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एक्टिव क्यों? मैं लेबर हूं, ठीक है, मैं खुद काम कर सकती हूँ, ठीक है, तो आई एम एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरे ऊपर किसी को डंडा नहीं मारना पड़ेगा कि काम करो काम करो, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग खुद काम, इतने मैच्योर हैं हम। ओके, देन पेरिशेबल। अब यहाँ पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, मैम ये लेबर कैसे पेरिशेबल होगी, क्या हम खराब हो जाते हैं? ठीक है, नहीं, देखो मेरी बात सुनो, लेबर की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। व्हाई आर यू लाफिंग? लास्ट 2 बेंचेस, एनी जोक? ये मत समझना वीडियो चल रही है तो मैं डांटूंगी नहीं, मेरी क्लास में मेरी तरफ ही ध्यान होना चाहिए बस। इज इट क्लियर? कब से हंसी जा रहे हैं? पेरिशेबल मीन्स मेरा यहाँ पे होना बिल्कुल बेकार है अगर मेरे में स्किल्स नहीं, अगर मैं अपनी लेबर की सर्विसेज नहीं दे सकती। इट मीन्स अगर मेरा कुछ खराब हो सकता है तो मेरा टाइम है, अगर मैं एक दिन काम ना करूं तो क्या होगा, मेरा उस दिन का जो स्किल है या जो भी मैं काम दे सकती थी सर्विस, वो खराब हुई है, ठीक है। और ये ना ये मान के चलते हैं कि वो ना अगले दिन रिकवर नहीं हो सकती। आप एक्स्ट्रा वर्क कर लोगे लेकिन आप 2 दिन का इकट्ठा काम नहीं कर सकते हो। आप 1 घंटे ओवर टाइम लगा लोगे, आप 2 घंटे ओवर टाइम लगा लोगे, 8 आवर्स का हम टाइम मान के चलते हैं एक बंदे का, आप दूसरे दिन 16 घंटे काम कर सकते हो। मतलब आपने कहीं ना कहीं तो अपनी लेबर स्किल जो है कहीं ना कहीं तो वेस्ट की ना। यहाँ पे पेरिशेबल का मतलब वेस्टेज है। पेरिशेबल डजंट मीन्स कि जो लेबर है वो रोटन हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसका सिंपल मतलब है कि जो आप सर्विसेज दे सकते थे वो आपने नहीं दी, बात खत्म। ओके, देन लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। लेबर क्या है? जो मेरी स्किल है। ऐसा कभी होगा कि मैंने आपको क्लास देनी है और मैं अपनी स्किल को भेज दूं और मैं घर पे बैठ जाऊं, ठीक है, कि जा तू जाके मेरी क्लास दे। इट मींस माय लेबर स्किल इज इनसेपरेबल फ्रॉम मी। दोनों इकट्ठे ही चलेंगे हम, मैं जाऊंगी तभी स्किल आएगी, अकेले अकेले तो कोई चलेगा नहीं, या मैं आ जाऊं स्किल को घर पे छोड़ाऊं कि आज रेस्ट कर भाई तू, ठीक है। तो इट मींस इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। ओके, मोबाइल है, जहां मर्जी ले जाओ मुझे, ठीक है। देन लेबर डिफर्स इन प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल, हर एक लेबर की अपनी स्किल होती है, अपना लेवल होता है। ऐसा नहीं बोल सकते हो सीएस बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके की सीए होंगी, कोई और अलग तरीके का होगा, ठीक है। देन एंड हैज वीक बार्गेनिंग पावर। ये अभी वैलिड नहीं है प्लीज, ये मैंने आपको बताया हुआ कि इकोनॉमिक्स की जितने भी यहाँ पे लाइनें लिखी जाती है बहुत पुरानी लिखी गई हैं और उनको चेंज नहीं किया जाता। ये क्या लिखा जाता है, क्योंकि लेबर कहते वीक होती है फ्रॉम ओनर, जो मैनेजमेंट है, तो ना उनको बात माननी पड़ती है ओनर की। लेकिन ये आज के सिनेरियो में सही नहीं है, लेबर अपनी बात मनवाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेबर जिसके अंदर स्किल होगी उसको तो यार उनको देना ही पड़ेगा। क्लियर? चलिए, ऑल लेबर्स आर नॉट प्रोडक्टिव। बेले बैठने वाले बंदे भी तो हैं, ठीक है, सारी लेबर कुछ प्रोड्यूस करके ही थोड़ी देती है। चलिए, सप्लाई ऑफ लेबर इज इनइलास्टिक ड्यूरिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूरी लाइन पढ़नी है। सप्लाई जो लेबर की है वो इनइलास्टिक है, लेकिन कौन से टाइम पीरियड में? लॉन्ग में तो जितना मर्जी लेबर को ले आओ, मैं कह दूंगी यार कल नया बैच शुरू हो रहा है, कल नई टीचर चाहिए, हो जाएगा? नहीं होगा ना। ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड इट इज इनइलास्टिक। लॉन्ग टाइम में तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है, तुम्हारे पास साल का टाइम है, तुम अरेंज कर सकते हो, बात खत्म। ओके, चॉइस, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है।
चॉइस ऑफ बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। लेजर का मतलब आराम, है ना, आराम। अब मेरी मर्जी है कि यार मैं कितने घंटे काम को देना चाहती हूँ और कितने घंटे आराम करना चाहती हूँ। बीइंग अ सीए मैं दिल्ली में जाके भी जॉब कर सकती हूँ, है ना, 9-9 10-10 घंटे की भी नौकरियां होती हैं। मेरी बड़ी सारी फ्रेंड्स हैं, वो सुबह 7 बजे जाती हैं, रात को 9 बजे आती हैं, ठीक है। बड़े सारे ऐसे वो होते हैं हमारे, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में। मैंने वो चूज नहीं किया, दिस इज माई चॉइस कि यार मेरे को आराम ज्यादा करना है, ठीक है, मेरे को इतना काम नहीं करना है। ओके, सिंपल सी चीज है। क्योंकि यार देखो ये ऐसा होता है, मैं आपको अगर इसकी एक डायग्राम बना के दिखाऊं, शुरू में तो ना यहाँ पे अगर सपोज करो इनकम है और यहाँ पे लेबर है, जितनी इनकम बढ़ती है शुरू में, ठीक है, पहले मैं घंटे के लिए आती थी, अगर मैं तुम्हें 4 साल पुरानी बात बताऊं, पहले मैं घंटे के लिए आती थी, फिर इन्होंने धीरे धीरे मेरा टाइम 2 घंटे कर दिया, वैसे वैसे मेरी इनकम बढ़ती गई। तो मतलब इनकम बढ़ी तो मैंने लेबर सप्लाई भी बढ़ाई। ओके, मतलब ये ऐसे डायरेक्ट रिलेशन हो गया, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, इनकम कांस्टेंट हो गई, मतलब उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ानी बंद कर दी और टाइम बढ़ाते गए, ठीक है। कुछ देर के बाद ऐसा होना शुरू हो गया। अब फिर क्या है, अब अगर मुझे वो टाइम बढ़ाने के लिए कहते हैं ना कि मैं 5 to 6 आवर्स आप यहीं पे रहा करो, मैं ऐसे मुड़ गई पीछे। मैंने कहा भाड़ में गई इनकम, मेरे को आराम करना है, ठीक है। मैंने अपनी लेबर सप्लाई क्या कर दी, कम। दिस इज नोन एज बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ लेबर सप्लाई कर्व। बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब ये है कि यार हर बंदा ऐसे नहीं करता कि जितनी इनकम बढ़ रही है, हाँ कईयों को भूख होती है, ठीक है, सारी सारी रात बिठा लो, सारा सारा दिन बिठा लो, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को अपनी फैमिली प्यारी है। देन इनकम बढ़ती है तो वो अपनी लेबर सप्लाई भी बढ़ाते हैं, करवा लो जितना काम, बस पैसा चाहिए, ठीक है। कुछ लिमिट के बाद जाके, कुछ एक यार लिमिट होती है हर बंदे की, उसके बाद इनकम जितनी मर्जी बढ़ती रहे, तुम अपनी लेबर सप्लाई को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। क्यों, इसका भी एक रीजन है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी इनकम कम हो जाएगी, लेकिन अब तुम्हारी वर्थ बढ़ चुकी है। पहले तुम्हें सपोज करो कि 1 घंटे के 10,000 मिलते थे, ठीक है, अब क्या है, अब तुम आधा घंटा आते हो तभी तुम्हें 10,000 मिल जाते हैं। तुम्हारी वर्थ बढ़ चुकी है, तुमने एक्सपीरियंस इतना गेन कर लिया कि तुम्हें अब ज्यादा लेबर सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेजर तुम ज्यादा कर सकते हो। ये वही चीज लिखा हुआ, दिस इज नोन एज बैकवर्ड बेंडिंग, कि ये एक पॉइंट के बाद जाके ना पीछे मुड़ जाता है जो लेबर कर्व है। ओके, यही चीज लिखी हुई है। दिस फीचर, कौन सा फीचर, कि मेरी चॉइस है, मैं काम करना चाहती हूँ या मैं आराम करना चाहती हूँ। अगर तो ओनर की चॉइस होती कि यार आना पड़ेगा, फिर थोड़ी मैं अपनी मर्जी चला सकती हूँ, बट इट इज माई चॉइस। किन दो चीजों में, चॉइस ऑफ लेजर एंड चॉइस ऑफ लेबर। देन दिस फीचर गिव राइज टू अ पिक्यूलर बैकवर्ड बेंडिंग शेप टू सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। समझ में आया ये वाला पॉइंट, ठीक है। पीछे को क्यों मुड़ा, क्योंकि आप इनफिनिटली अपनी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। ओके मैम, कोई रैपिड एडजस्टमेंट नहीं होती है सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड की, कि यार डिमांड आई, इतनी टीचर्स चाहिए, फटाफट से सप्लाई आ गई। हमने बात कर तो ली कि इनइलास्टिक है ड्यूरिंग शॉर्टेज। लेबर वाले पॉइंट सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट इज कैपिटल ना। कैपिटल का मतलब जो बच्चे नॉर्मली मिसअंडरस्टूड करते हैं, कैपिटल फॉर यू मींस पैसे, क्योंकि अकाउंट्स में हम नॉर्मली वो फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, करंट कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये सब चीजें पढ़ते हैं, लेकिन दिस इज नॉट दैट। ये कैपिटल का मतलब सारी वो मैन मेड चीजें हैं, सारी, कोई भी, पैसा भी तो मैन मेड है, ठीक है। पैसा कौन सा ऊपर से गिर रहा है, अगर ऊपर से गिर रहा होता फिर तो कोई पंगा ही ना होता, तुम भी का यहाँ ना बैठे होते, पैसे इकट्ठे कर रहे होते, ठीक है। तो कैपिटल मींस सारी वो मैन मेड चीजें जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करें। आपने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा हुआ है, मैक्रो में, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करें। बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जो आपके पैसे बहुत लगाएंगे, लाइक अब सपोज करो यार कार की एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, मेरी कोई ऐसे टैक्सी वाली चीजें नहीं है, ऊबर नहीं चलाती हूँ, आई ओन अ कार, ठीक है, तो वो एक गुड तो है, लेकिन दैट इज नॉट कैपिटल गुड। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ मेरे काम आ रहा है। ऐसे ही कोई यार, ऐसे हम बात करें कि कोई किसी की कोई कंपनी है, ऊबर कंपनी है, ठीक है, उनके पास बहुत सारी टैक्सीज हैं, उनके पास भी कार्स हैं, लेकिन वो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, तो दैट इज अ कैपिटल गुड। ये फर्क है। एसी की एग्जांपल ले लो, घर पे भी एसी लगा है, यहाँ पे भी एसी लगा है, घर वाला एसी कैपिटल गुड नहीं है, ये वाला एसी कैपिटल गुड है। ये लैपटॉप
पहले बेचारा मेरा था, अब ये कैपिटल गुड हो गया, ठीक है। पहले ये कैपिटल गुड नहीं था, अब ये कैपिटल गुड हो गया, क्यों, वाई, पहले सिर्फ मेरे यूज आता था, अब तुम्हारे यूज आ रहा है, ठीक है। तो इट मींस कैपिटल गुड वो गुड है जो मैन मेड हो। सबसे पहले तो इसकी पहली कंडीशन में लिख देती हूँ, सबसे पहले तो ये मैन मेड हो, ये नेचुरल रिसोर्स नहीं होना चाहिए। जितने भी नेचुरल रिसोर्स है वो लैंड में आते हैं। लैंड डजंट मीन ओनली जमीन, लैंड मीन सॉइल, सनलाइट, वाटर, एनीथिंग, कुछ भी जो नेचुरल रिसोर्स है दैट इज कवर्ड इन लैंड, ठीक है। लेबर में क्या आता है, ह्यूमन एफर्ट या कोई फिजिकल या मेंटल एफर्ट, कोई भी मेंटल एफर्ट भी या फिजिकल एफर्ट, ठीक है। कैपिटल में मैन मेड भी हो, दूसरा फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प भी करे, दैट इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल रेफर्स टू ऑल मैन मेड मटेरियल व्हिच आर यूज्ड फॉर कैपिटल। अब इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है, लेबर नेचुरल फैक्टर है क्योंकि हमारी लाइफ भी गॉड गिफ्टेड है, लैंड भी नेचुरल फैक्टर है, लेकिन कैपिटल नेचुरल फैक्टर नहीं है, ये ओरिजिनल फैक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके तो कोई पर्सन बना रहा है आगे, दिस इज नॉट एन ओरिजिनल फैक्टर लाइक लैंड और लेबर। इसको प्रोड्यूस किया जाता है, जानबूझ के प्रोड्यूस किया जाता है, इट इज प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये स्टॉक कंसेप्ट है। कैपिटल का मतलब क्या है कि एसेट, नॉर्मली अगर हम बात करें, और आपको पता है स्टॉक और फ्लो का मतलब क्या होता है। स्टॉक का मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करते हैं तो देखो यार, जल्दी जल्दी मशीनें नहीं बनती हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी इन चीजों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अगर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखें कि यार आज जीके की कितनी कैपिटल है, तो वो स्टॉक कंसेप्ट है। क्योंकि हम ऐसा थोड़ी है कि हम रोज नया एसी लगवा रहे हैं, रोज नई बिल्डिंग खरीद रहे हैं बहुत देर के बाद चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन ये जो हमने कैपिटल लगाई है, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, ये हमें क्या जनरेट करके दे रही है, इनकम या प्रॉफिट, कुछ मर्जी ले लो, और वो हमारे रूटीन में रहते हैं, मंथली रहते हैं, ठीक है, वीकली भी हो सकते हैं, बैचेस के अकॉर्डिंग होता है हमारा, तो ठीक है। तो एक कैपिटल आपने लगा दी है, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी है, आपने एक बार जीके खड़ा कर दिया, दैट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, जीके खड़ा है वहां। अब वो आपको पूरी उम्र के लिए कुछ कमा के देगा, ठीक है, दैट इज अ फ्लो कंसेप्ट। इसको पॉइंट को समझो, एक बार जो इन्वेस्टमेंट की वो बार बार चेंज नहीं होगी, रोज नया जीके नहीं खुल सकता, ठीक है, हर साल नहीं खुल सकता, भगवान करे खुले, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू कोरोना, ठीक है। देन हम क्या बात करते हैं, लेकिन एक बार कोई भी फैक्ट्री लगा दो, वो आपको पूरी उम्र के लिए कुछ कमा के देती है। तो जो वो आपको पूरी उम्र के लिए कुछ कमा के दे रही है दैट इज अ फ्लो, क्योंकि वो चलती हुई चीज है। ऐसा थोड़ी है एक बार कमा के दिया बंद हो गया, एक बार कमा के दिया बंद हो गया, लोग तो बर्बाद हो जाएंगे यार यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इनकम इज, उसको क्या बोलते हैं, फ्लो। ये वाला भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए, इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। कौन सा स्टॉक कंसेप्ट, कैपिटल, जो हमें क्या कमा के दे रहा है, जो क्या है, फ्लो कंसेप्ट, क्लियर, ओके मैम। अब ये भी बड़ा तगड़ा, मैम सारी तगड़े हैं यहाँ पे, तो ठीक है। ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। इसकी एक सीधी सी एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास सपोज करो 1 लाख रुपए नहीं है, ठीक है, अकाउंट खाली होता है मेरा हमेशा, ठीक है, मैं खर्चील हूँ बहुत ज्यादा, देन दिस इज माई वेल्थ, ओके। वेल्थ का मतलब जितना भी तुम्हारे पास पैसा है। अब इसमें से मैंने सपोज करो 40,000 का एक लैपटॉप खरीदा, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, तुम्हें सर्विसेज देने के लिए, ठीक है। दोनों में फर्क 40,000 मैंने उसमें से खरीदा लैपटॉप, ठीक है। अब यार मुझे एक चीज बताओ, ये जो पूरी 1 लाख की 1 लाख है, क्या ये कैपिटल है या वेल्थ है? वेल्थ तो है, पैसे हैं, लेकिन क्या ये सारी की सारी 1 लाख कैपिटल है? क्योंकि मैंने ये 1 लाख का 1 लाख पूरा वहां पे इन्वेस्ट नहीं किया जो फर्दर प्रोड्यूस करके दे, बाकी का 60,000 इधर उधर लगा दिया होगा, ठीक है। इस 1 लाख में से मैंने 40,000 लैपटॉप पे लगाए, और वो लैपटॉप मेरी कोई ऐसी चीज थी जो मुझे फर्दर प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। तो ऐसा समझो कि वेल्थ का कुछ हिस्सा ही कैपिटल होता है। आपने वो साइलोगिज्म पढ़ी हुई है, पढ़ते हो वो रीजनिंग में साइलोगिज्म, वो राउंड ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर नॉट डॉग्स, ये वही है, ठीक है, या जो भी है, ठीक है। देन ये इसका मतलब क्या है कि यार ये जो तुम्हारी कैपिटल है, दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल कहां से आई है? वेल्थ में से। तो ऑल कैपिटल इज वेल्थ। ये 40,000 भी तुम्हारी वेल्थ है और तुम्हारी 40,000 कैपिटल भी है।
और ये 40,000 जो तुमने खर्च किए तुमने वेल्थ में से ही खर्च किए। अगर तुम्हें वही सिलोगिज्म जो भी तुम्हारा होता है वो बना के दिखाऊं, ठीक है, दिस इज वेल्थ, बड़े वाला राउंड, उसमें से कुछ हिस्सा, अब पढ़ के देखो समझ में आता है, ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज, क्योंकि वेल्थ का कुछ हिस्सा जो ये बाहर वाला है ये तुम नॉन कैपिटल गुड्स में खर्च करो। समझ में आया? ये वही चीज लिखी हुई है। ओके, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करना मशीनों में जो आपको फर्दर कैपिटल प्रोड्यूस करके दे, ठीक है। देखो इन्वेस्टमेंट होती है दो चीजों में, या तो कंज्यूमर गुड्स में कर दो या कैपिटल गुड्स में कर दो। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या है? कुछ ऐसी चीजें जो एक बार कंज्यूम हुई और खत्म, वो आपको फर्दर प्रोड्यूस करके कुछ नहीं देंगी। लेकिन कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? आपने एक मशीन बनाई, वो फर्दर आपको मशीन बना के देगी, एक और बनाई, उससे फर्दर, मतलब उससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है आपकी इकोनॉमी की। तो दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन, ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट। तीन स्टेजेस हैं इसकी, तीन स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपको सेविंग करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ बचाओगे आज तभी कल को कुछ खरीदोगे। अगर आप आज सारा का सारा पैसा खाने पीने में लगाई जा रहे हो तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। तो सबसे पहले तो सेव करना पड़ेगा, जेब में पैसे बचाने पड़ेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, जेब में पैसे बचा लिए दैट इज एनफ, उसको कहीं भेजना भी तो पड़ेगा, मोबिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग मतलब बैंक में रखना पड़ेगा। आपने वो लीकेज इंजेक्शन वाली अप्रोच पढ़ी तो हुई है, आपने लीकेज किया, अगर आप दोबारा इंजेक्ट ही नहीं करोगे तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? आपने पैसा इकोनॉमी में से निकाल दिया, आप बैंक में रखोगे तभी बैंक आगे प्रोड्यूसर को देगा लोन के बदले में। आपसे थोड़ी मांगने आएगा घरों पे, यार दे दो पैसे दे दो पैसे, ऐसे तो नहीं होएगा। यू नीड टू मोबिलाइज योर सेविंग। लास्ट जो पैसा बैंक के पास सेविंग के तौर पे गया है उसको वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बैंक भी अगर पैसा अपने पास रख ले तो भी कहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन होगी? नहीं होगी। उसको आगे प्रोड्यूसर को देना पड़ेगा कि भाई ये लो पैसे और इन्वेस्ट करो और फैक्ट्रियां लगाओ और मशीनें लगाओ, फिर वो आगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इसको हम पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है? यहाँ पे क्वेश्चन आता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। और वहां पे लाइन पता है क्या लिखी जाती है? तुम ना देखते नहीं हो, वहां पे ये लिखा जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ इनकम। और तुम्हें लगता है मैम ये तो चारों ही सही है, ठीक है। नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे, आपको पूछा जाएगा कि नीचे दी हुई ऑप्शन में से कौन सी सही ऑप्शन नहीं है या कौन सी स्टेज नहीं है। तो ये स्टेज नहीं है। 1 लाख तुम्हारी इनकम है, 1 लाख तुम्हारी इनकम है, ठीक है। तुम सारी की सारी इनकम सेव कर लोगे या सारी की सारी इनकम इन्वेस्ट कर दोगे? कुछ खर्च करोगे? तुमने पढ़ा तो हुआ है एडी के 2 पार्ट्स होते हैं, तो सी एंड आई, या इनकम के 2 पार्ट होते हैं सी एंड एस। कुछ कंज्यूम करोगे एंड कुछ सेव करोगे, ऐसा थोड़ी है इनकम इज इक्वल टू सेविंग, है ना। इनकम की अगर मोबिलाइजेशन की बात करते हो तो यहाँ पे मतलब है कि 1 लाख आया और 1 लाख का 1 लाख सेव किया, कुछ भी कंज्यूम नहीं किया और वो सारे का सारे आगे इन्वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। 1 लाख रुपया आया, उसमें से कंज्यूम किया, फिर कुछ सेव किया, जो सेविंग वाला पोर्शन है वो आगे इन्वेस्ट होगा। एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। इसका मतलब मोबिलाइजेशन ऑफ नॉट इनकम, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। हुआ क्लियर? यहां से ही आता है। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर। हु इज एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर आपका चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये कंबाइन करता है लैंड को, लेबर को एंड कैपिटल को हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो लैंड अपनी जगह पे है, लेबर घर पे बैठी है, कैपिटल पैसा बैंकों में पड़ा है, लेकिन जब तक कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा कि चलो यार बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब तक वो तीनों फैक्टर्स का भी कोई यूजेज नहीं है। तो इट कंबाइन ऑल द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, यही लिखा गया है, ही कलेक्ट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल इन राइट प्रपोर्शन। ऐसा नहीं है बिल्डिंग इतनी बड़ी लगा दी और बंदा एक ही रखा है वहां पे, राइट प्रपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। देन फंक्शंस क्या है एंटरप्रेन्योर के? ना यहाँ पे ना ये वाले जो 2 टॉपिक्स है इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं हालांकि आपको बता देती हूँ कि क्या क्या होता है। एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला फंक्शन क्या है? कि वो कुछ इनिशिएट करे, वो मोटिवेशन दिखाए कि हाँ कुछ बिजनेस को शुरू करना है, क्योंकि लेबर नहीं कर सकती है, लेबर तो किसी के अंडर काम कर सकती है, लेबर बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकती। बिजनेस स्टार्ट करने का करेज किसको दिखाना पड़ेगा? एंटरप्रेन्योर को। ओके, तो
इनिशिएट करना है बिजनेस एंटरप्राइज को, और क्या सबसे तगड़ा एक फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का, जितने उसने रिसोर्सेज लगाए हैं, बड़े सारे टीचर्स हैं हमारे पास जीके में, बड़े सारे रिसोर्सेज हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट भी तो करवाना पड़ता है कि इस क्लास में ये वाली टीचर जाएगी, यहाँ पे ये वाला सेटअप होगा, तो रिसोर्स कोऑर्डिनेशन वो देखते हैं सारे। ओके, सेकंड, रिस्क कौन बियर करता है? लेबर बियर करती है या एंटरप्रेन्योर? ओनर ही बियर करता है, लेबर तो अपनी सैलरी लेके निकल जाती है, सीधी सी बात है। तभी तो वो रिस्क बियर करता है, तभी तो उसको प्रॉफिट मिलता है सारे का सारा, सैलरी नहीं मिलती। हम कहते हैं ना एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, क्यों प्रॉफिट मिलता है? लेबर को सैलरी क्यों मिलती है? क्योंकि लेबर की एक फिक्स्ड है कि तुम्हें इतनी तो सैलरी मिलेगी मिलेगी। एंटरप्रेन्योर को क्या है, वो रिस्क बियर कर रहा है, वो इतने सारे हम कहते हैं कि चीजों को इकट्ठे लेके चल रहा है, तो उसका रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। ओके, देन अनसर्टिनिटीज को भी बियर करता है। कोरोना के टाइम पे कितने सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो इस अनसर्टिनिटी को बियर करेंगे, अभी ये नहीं पता दोबारा लॉकडाउन लग जाए, ठीक है। देन थर्ड इज इनोवेशन। अब देखो जीके जब शुरू हुआ था तब लेवल कुछ और था, हम हर साल कुछ ना कुछ न्यू करने की कोशिश करते हैं, इस साल हमने डिजिटल कर दिया है सब कुछ। ओके, पिछले साल तक व्हाइट बोर्ड पे चलता था सारा कुछ। ओके, इनोवेशन, अब ये किसका दिमाग लग रहा है? हम तो यार काम करने वाले हैं, सीधी सी बात है। हमें कौन बताता है ये वाला पार्ट? हमारे एंटरप्रेन्योर, ठीक है, हमारी टीम जो इकट्ठे मिलकर ये काम करती है। तो इनोवेशन वाला भी जो काम होता है वो किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का। ओके, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड कंस्ट्रेंट क्या है? कोई भी एंटरप्राइज जब शुरू होती है तब उसके ये 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है सर्वाइवल। कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, क्या वो आते ही प्रॉफिट के बारे में सोचेगा? वो पहले सोचेगा कि मैं पैर तो जमा लूं, इतने कॉम्पिटिटर खड़े हुए, पहले यहाँ पे जम तो जाऊं, अपने जो कस्टमर है उसको, कस्टमर सेगमेंट को बना तो लूं, सरवाइव तो कर लूं, कस्टमर्स की मेरी तरफ लॉयल्टी तो हो जाए, तब मैं जाके सोचूंगा प्राइस रेस करने की, ठीक है। दिस इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ओके, इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमिक, दिस इज प्रॉफिट। जब एक बार तुम सरवाइव कर गए उसके बाद तुम प्रॉफिट का सोचते हो, पहले नहीं तुम प्रॉफिट का सोचोगे। ओके, थर्ड, अब तुम यार जम भी गए हो, प्रॉफिट भी कमाने लग गए हो, अब तुम सोचोगे यार मेरी सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि मैंने आपको रिलायंस की एग्जांपल दी थी, वो जम भी गई है, प्रॉफिट भी कमा रही, अब वो सोसाइटी के लिए भी बड़ी सारी चीजें करती है, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब क्या है? जितनी लेबर फोर्स एक एंटरप्राइज में काम कर रही है उसके लिए भी तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। क्या? उनको सही सैलरी देना, फेयर रिटर्न देना, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, ठीक है, उनसे पूछना कि आपके क्या इनपुट हैं, आप क्या बताओगे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। दीज आर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। या हम इसमें ये भी लेते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में कि आप एक अनअडल्टरेटेड फूड दोगे, पोल्यूशन नहीं क्रिएट करोगे, सोशल में भी आ सकता है। ओके, लास्ट इज नेशनल। नेशनल मतलब इंडिया लेवल पे क्या है? इंडिया लेवल पे ना तो एक एंटरप्राइज के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि तुम इंपोर्ट कम से कम करवाओ, वो चीजें जो तुम इंपोर्ट करवाते हो वो यहीं पे बनाओ, ठीक है। इंटरनेशनल, तुम्हारी क्वालिटी हो जो प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी हो, अगर इंटरनेशनल प्रोडक्ट में तुम्हारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो एक अच्छे प्राइस पे हो रहा हो, ठीक है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दीज आर योर 5 ऑब्जेक्टिव जो एक एंटरप्रेन्योर के होते हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन एंड नेशनल। कंस्ट्रेंट्स क्या है? लास्ट टॉपिक टू डू फॉर टुडे। कंस्ट्रेंट्स क्या है अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स में? अब सपोज करो एक एंटरप्रेन्योर कुछ करना चाहता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, क्या रुकावटें आती हैं? सबसे पहले यही नहीं पता यार जाए किस डायरेक्शन में, नॉलेज नहीं है कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहती हूँ तो ये नहीं पता कि यार किस कौन सी लेबर फोर्स चाहिए, कैसी स्किल चाहिए, कैसे एडवर्टीजमेंट करूं, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ओके, सेकंड, देयर में बी अदर कंस्ट्रेंट्स सच एज रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट ऑन प्रोडक्शन प्राइस एंड मूवमेंट। कहते हैं कई बार क्या होता है कि जो एक स्टेट है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, वो ना ऐसे कुछ लॉज बना देती है कि ये वाला गुड दूसरे उसमें नहीं जाएगा, स्टेट में नहीं जाएगा, ठीक है, या इतना टैक्स लगेगा। जैसे वो बहुत सारे लोग पहले काउ स्लॉटर करते थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों का वो वाला बिजनेस था, फिर एक रूल आ गया कि यार ये वाली चीजें जो है वो इलीगल है, रुक गया। मतलब कोई ना कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक स्टेट एक कंट्री बना देती है जिससे कि एक फ्री ट्रेड में रुकावट आती है।
ये वही वाली चीज लिखी गई है, देयर में भी अदर कंस्ट्रेंट, कौन कौन से, कोई रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज की गई है, किसमें, पब्लिक के इंटरेस्ट में, किसके थ्रू, कौन करता है, स्टेट ऑन, कि ये चीज प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, प्राइस ये रखनी है, और ये वाला फैक्टर यहां से वहां मूव नहीं करेगा। अगर मैं कहीं पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, रोड प्रॉपर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का वहां पे कनेक्शन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसी है वहां पे, ओके। देन एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से, हो गया ना अभी एक्सटर्नल फैक्टर, अभी तो तुम्हारे पास है नेचुरल कैलेमिटी, कोई बाहर से कोई ऐसी चीज आ जाए जो तुम्हारे बिजनेस को तहस नहस कर दे, वो भी तो कंस्ट्रेंट है, रुकावट है, ठीक है। चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस आ जाए, ओके। नेचुरल कैलेमिटी लाइक फायर, फ्लड हो जाए, दैट में टेक प्लेस एडिशनल बर्डन, वो एक एडिशनल बर्डन डालेगी किसके ऊपर, बिजनेस फॉर्म एंड डिफीट देयर प्लान, तहस नहस हो जाएगा। कोई सोचेगा यार ये करना है, बाहर से कोई ऐसा प्रेशर आ गया कि यार वो कर ही नहीं पाए, ठीक है, लेकिन इसमें तो किसी का हाथ नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट। लास्ट कंस्ट्रेंट कौन सी, इन्फ्लेशन हो गई है बहुत सारी, अब मोदी को देख लो, ठीक है, मोदी क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन पे इन्फ्लेशन करी जा रहे हैं। लोगों ने क्या सोचा होगा बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, लेकिन अब बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि इन्फ्लेशन है। इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो लोन नहीं ले पा रहे, कॉस्ट ऑफ बोरिंग महंगी हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, हमारा एक्सचेंज रेट देखो कितना ज्यादा, हमारी करेंसी कितनी डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। देन रॉ मटेरियल का प्राइस दिन पर दिन बढ़ रहा है, कैपिटल लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, ये सब क्या इफेक्ट करते हैं, बजट्स को इफेक्ट करते हैं, फाइनेंशियल प्लान्स ऑफ द, ओके। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है दैट इज एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन हम कल कर लेंगे, ओके। प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।